क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय हम लोगों ने इस बुक में चैप्टर फर्स्ट समय की शुरुआत से उसका इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में पढ़ा और मानव के क्रमिक विकास की कहानी का पहला भाग क को हमने पढ़ा। अब दूसरे भाग ख को हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ से आधुनिक मानव के शुरुआत हुई। तो इससे पहले मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि जब पृथ्वी बर्फ़ की मोटी मोटी चादरों से ढकी हुई थी और तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ साथ ये बर्फ़ की जो मोटी चादरें थी, मोटी परतें थी, वो पिघलती चली गई और इस प्रकार लैंड एरिया का आगमन होता है, ज़मीन एरिया का आगमन होता है, पहाड़ी एरिया का आगमन होता है, झरना एरिया का आगमन होता है। ठीक है, ये सारे लैंड जो हैं, हिल हैं और जितने भी आप अभी देख रहे हो, सारी चीज़ का बिल्कुल ही आगमन हो गया। ठीक है, प्रकृति में इस जमीन पर जब इस तरह से बर्फ़ की मोटी चादरों से पृथ्वी को मुक्ति मिली एक हिस्से में, ठीक है, उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने बहुत लंबे समय के बाद जब हमने लेखन कला का आविष्कार किया, ठीक है, और लिखना पढ़ना जान गए तब की बात। ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट और विद्वानों ने साथ ही साथ इतिहासकारों ने क्या किया कि अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजी प्रूफ, मतलब पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इन्होंने कालखंड का बंटवारा किया। कालखंड का जो बंटवारा किया उसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल इरा। और इस जियोलॉजिकल इरा में माना गया कि पृथ्वी की ये जो पुरानी परत है, वो ये जो आयु है 440 करोड़ वर्ष से पुरानी है। याद रखना है कि 440 करोड़ वर्ष से पुरानी है। ठीक है, वर्ष मीन्स उतना पहले, आप समझिए इस बात को। तो इन्होंने पहला जो इरा बांटा है, महाकल्प बांटा है, वो है आर्केयोजोइक इरा। इसका कालखंड है 440 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 150 करोड़ वर्ष पूर्व। अब इस पीरियड के दौरान इस जमीन पर, इस जमीन और आपका एक तरह से कह सकते हैं जल पर, ठीक है, यानी दोनों कंडीशन में, वाटर एंड लैंड, इन दोनों पर कीट और डिंब का दौर चल रहा था। निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ जो सजीव वस्तु थे प्राणी के रूप में, ठीक है, पेड़ पौधे के रूप में नहीं बल्कि प्राणी के रूप में, उसमें कीट डिंब का दौर का आगमन हो चुका था। लेकिन इस दौर में हमारे मनुष्य की कोई संबंधता नहीं है। सेकंड है प्रोटोजोइक, ये 150 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 100 करोड़ वर्ष पूर्व। यहाँ भी अभी कीट डिंब का ही दौर चल रहा है और इस पीरियड में, इस इरा में कोई मनुष्य की उत्पत्ति की संबंधता नहीं है। अगला है पोलियोजोइक, और पोलियोजोइक यहाँ पर जो है 100 करोड़ से 50 करोड़ वर्ष पहले। अब यहाँ पर कीट डिंब के अलावा एक मत्स्य युग का आगमन होता है, मतलब मछलियों का आगमन जल में। ठीक है, मछलियों का आगमन हुआ और उसकी प्रजातियों का धीरे धीरे आगमन हो रहा है। अब ये प्रमाण तो मिलता है, बट यहाँ पर कोई भी मनुष्य की समानता का प्रमाण नहीं मिलता है। मेसोजोइक अगला पीरियड है और मेसोजोइक इरा जो है, इसका कालखंड है 50 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 12 करोड़ वर्ष पहले। और इस पीरियड में यहाँ पर किस तरह के जीवन की उत्पत्ति हुई, तो सरीसृप युग, दैट मीन्स जमीन पर रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। अब यह हुआ, यहाँ भी मनुष्य की समानता का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। फिर इसके बाद आता है सेनोजोइक इरा और प्रारंभ यानी कि 12 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 8 करोड़ वर्ष पहले, यहीं से स्टार्ट होता है स्तनपायी जीव का दौर, स्तनपायी जीव का दौर, और मनुष्य की संबंधता का दौर यहीं से स्टार्ट होता है। यानी आज से 8 करोड़ वर्ष पहले स्तनपायी जानवरों की, स्तनपायी जीवों का अस्तित्व आया।
मैमल प्राणी इसको कहते हैं। अब जरा समझिए इस बात को। इस महाकल्प को फिर कई पीरियड्स में बांटा गया है। सेनोजोइक पीरियड्स ईरा को बांटा गया है। टेरिटरी पीरियड 8 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 2 करोड़ वर्ष पहले। फिर क्वाटरनरी पीरियड बांटा गया है और 2 करोड़ वर्ष से जो जारी है उसे हम क्वाटरनरी पीरियड कहते हैं। लेकिन मनुष्य की गतिविधियों का मामला क्वाटरनरी पीरियड के साथ जुड़ा हुआ है, टेरिटरी पीरियड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अब मनुष्य का पीरियड 2 करोड़ वर्ष से पहले नहीं जा सकती है, यानी क्वाटरनरी पीरियड में भी 2 फेज हैं। एक है प्लेस्टोसिन फेज और एक है होलोसिन फेज, यही 2 फेज हैं। अब प्लेस्टोसिन फेज का कालखंड है 50 लाख वर्ष पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, और होलोसिन फेज का कालखंड है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर जारी है। तो इसका मतलब हुआ कि मनुष्य ने अपनी गतिविधियों से प्रमाण छोड़ना जो शुरू किया है वह फेज है प्लेस्टोसिन फेज। ठीक है, वह फेज है प्लेस्टोसिन फेज। और उसी दौर से हम कह सकते हैं कि औजार निर्माता मनुष्य की गतिविधियों को अधिकतम पीछे से लिया जा सकता है। स्पष्ट है कि क्वाटरनरी पीरियड से लेकर प्लेस्टोसिन फेज तक जा सकता है। इसका मतलब मानव के इतिहास का संबंध सेनोजोइक ईरा से है, और सेनोजोइक ईरा को उसमें 2 टाइप्स का डिवीजन है, एक टेरिटरी पीरियड और एक क्वाटरनरी पीरियड। फिर वहाँ पर क्या है, क्वाटरनरी पीरियड से है। क्वाटरनरी पीरियड के बाद प्लेस्टोसिन फेज से है, और तब से मनुष्य की कहानी पूरे विश्व में शुरू होती है। यमन की, वसन की, निर्वसन की तलाश में निकले मनुष्य की प्रगतिशील कहानी बढ़ती जाती है। अब जरा आपके बुक्स में जो दिए गए हैं आधुनिक मानवों के प्राचीनतम जीवाश्म, आप इस पर नजर डालिए। इसमें बहुत सारा पीरियड दिया गया है कि कहाँ मानव की उत्पत्ति हुई होगी और कब। आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान देना है कि ये जो मत है यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है कि आधुनिक मानव के उत्पत्ति के संदर्भ में 2 मत प्रचलित हैं। पहला मत है प्रतिस्थापन का मत है, और एक है आपका क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का है। इसका मतलब है कि इस विषय पर 2 मत प्रचलित हैं कि आधुनिक, और ये मत जो है इसको भी जरा समझ लीजिए कि कैसे इस मत का आना हुआ। एक्चुअली हुआ यूं कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जब इस पर विद्वानों के बीच बहस होने लगी, ठीक है, आखिर एक मूल तह तक पहुंचने के लिए कि मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ, तो इस विषय पर 2 मत प्रचलित हैं और जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। इनमें से पहला मत है आपका क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, यानी कंटिन्यूटी मॉडल। कंटिन्यूटी मॉडल को मानता है। इस कंटिन्यूटी मॉडल के अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। इस मॉडल के जितने भी समर्थक रहे, जिन्होंने भी इस मॉडल को माना, उन्होंने ये कहा कि इस पृथ्वी पर जितने भी मानवों का निवास हो रहा है वे अलग अलग जगह पर उनकी उत्पत्ति हुई है। क्लियर है। और दूसरा मत जो है प्रतिस्थापन मॉडल है, इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल। अब दूसरा मत का समर्थन ये कहता है कि उसके मुताबिक कि मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान पर हुआ। मनुष्य का उद्भव क्या हुआ, एक ही स्थान पर हुआ, ठीक है, लेकिन होता क्या है, वह अफ्रीका में हुआ। अब जरा समझिए कि प्रतिस्थापन मॉडल ये कह रहा है कि मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ, और वहां पर होने के बाद यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों को भी दिखाई पड़ता है।
प्रतिस्थापन मतलब समझते हो? प्रतिस्थापन मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना, विस्थापित हो जाना पूरी तौर पर, ठीक है। यानी मानव की उत्पत्ति मान लिया जाए अफ्रीका में हुआ, तो वहाँ से जब आबादी बढ़ी होगी, आबादी बढ़ने के साथ साथ निश्चित रूप से ही वे भोजन और पानी की तलाश में, लाजमी है कि ये दो ही उस वक्त की आधारभूत चीज़ें रही होंगी हमारे शिकारी मनुष्य की। तो ये भोजन और पानी की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते चले गए। जैसे जैसे समय बीतता गया और उनका ब्रेन बढ़ता गया, उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती गई और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नई नई चीज़ों का आविष्कार करने लगे, नई नई चीज़ों को अपनाने लगे, जिसकी कहानी आज तक बरकरार है। तो क्लियर है कि एक तरफ क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल है और एक तरफ प्रतिस्थापन का मॉडल है। क्षेत्रीय निरंतरता हमेशा इस बात का समर्थन करता है कि मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्र में हुई और वहीं से लोग अलग अलग बिखराव के रूप में रहे हैं, जबकि प्रतिस्थापन मॉडल कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्र में ना होकर एक ही जगह अफ्रीका से हुआ है, ठीक है, और वहीं से ही वह माइग्रेट हुआ अलग अलग जगहों पर, दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर, समय के एक लंबे अंतराल पर वे चले गए। देखिए, प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान बिल्कुल पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया, ठीक है। आप यूं ही देखिए, इस विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों ने आज के अफ्रीका में, जो अभी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो एपे अभी वहाँ पर है, उसके आधार पर एक समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया और इन्हीं जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर ये कहते हैं कि आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य जो इथियोपिया में ओमो स्थान पर मिले हैं, प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ही पुख्ता प्रूफ करता है और ये इसलिए करता है क्योंकि आधुनिक मानव में हमारे अभी का जो मानव है, अभी का जो मनुष्य है, उसकी सारी शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। इस कारण इस मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्य में जो शारीरिक विभिन्नताएं हैं, ठीक है, उनका कारण उन लोगों की परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना, यही इसका कारण है। आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके, तो अब हम जरा इस पर बच करें। तो लाजमी है कि आप कल्पना कीजिए कि अभी हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं, सबको आप समझिए कि ये हमारे पास सुविधा नहीं है। जब आपके पास सारी सुविधाएं नहीं है, ये छत है इसको मान के चलिए नहीं है, और जो भी हमारे बदन पर कपड़ा है मान के चलिए घास फूस या पत्ते की हैं, ठीक है, और ये भी कल्पना कीजिए कि हम लोग जहाँ हैं बहुत घना जंगल है और इस घने जंगल में न जाने कितने हिंसक जंगली जानवर भी रहते हों, और आप ये भी कल्पना कीजिए कि जितना हमारे पास आज की सुविधा है, तमाम सुख सुविधा को आप त्याग दीजिए, तब आपको फील होगा, तब आपको ये महसूस होगा। ये जो छत है, ये छत आपके पास नहीं है। जब पूरी तरह से आपने ये इमेजिन कर लिया है कि हम जंगल में हैं, घोर घनघोर जंगल में हैं, हमारे पास अभी जो क्षमता है वो केवल इशारे में सोचने की है और अपना हंटिंग करके, शिकार करके अपने भोजन को जुटाने में है। तो भोजन को जुटाने का दो तरीका आप उस टाइम में पाएंगे, एक शिकार करके और दूसरा संग्रह करके। इसका मतलब है कि आप शिकार करेंगे जंगली जानवरों का और आप संग्रह करेंगे जंगली कंदमूल फल फूल का संग्रह करेंगे, और तब आप अपने पेट का जीवन यापन करेंगे। आपको बहुत सारे मौसमी प्रभाव झेलने पड़ेंगे, एक तरफ बरसात तो एक तरफ गर्मी तो एक तरफ सुनहरा मौसम भी झेलना पड़ेगा, और इन सब के बीच आपके पास आवास का भी ठिकाना नहीं है। आपके पास पीने के लिए नदी स्रोत हैं, झील झरने का स्रोत है, तालाब है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप रह रहे हैं अगर वहाँ पर पानी का ये स्रोत सूख जाए तो आप निश्चित रूप से
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे या जाने की कोशिश करेंगे। इस जाने की कोशिश करने के क्रम में न जाने कितने लोग काल के गाल में समा जाते होंगे। इतना ही नहीं, प्रजनन करने के टाइम में या संतानों उत्पत्ति के समय में न जाने कितने लोगों को इस संघर्ष में अपनी जान की लीला भी त्यागनी पड़ी होगी। तो एक उस दौर में जो खाने का अवशेष था वह मुख्यतः शिकार करके और संग्रह करके। क्लियर है? अपमार्जन एक्चुअली ये है कि अपमार्जन से तात्पर्य है कि किसी भी चीज़ का या त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। ठीक है। और हाल के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का मुख्य विषय बना रहा, जब अधिकाधिक रूप से यह सुझाव दिया जाने लगा है कि आदिकालीन होमोनिड ये जो है अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस और मज्जा खुरच कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप में मर जाते थे या किन्हीं अन्य हिंसक जानवर के द्वारा मार दिए जाते थे। तो इसको स्कैवेंजर्स कहते हैं। ठीक है। तो आप यूँ समझिए कि मरे हुए जानवरों का मांस किसी हथियार से, किसी औजार से निकाल कर खाने की प्रक्रिया को हम अपमार्जन कहते हैं। और एक टर्म और है आपका रसदखोरी। इसका मतलब है भोजन की तलाश करने से है, सर्चिंग ऑफ फूड, भोजन की खोज के लिए रसदखोरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख वर्ष पहले। और ये भी आपको योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना और स्पष्ट साक्ष्य हमें 2 स्थलों से मिलता है, और वे हैं दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव, यहाँ से 5 लाख साल पहले का, और जर्मनी में सोनिंजन, यहाँ से 4 लाख साल पहले का मछली पकड़ने का साक्ष्य मिलता है। अब जैसा कि अनेक स्थलों से मछली की अनेक हड्डियों के मिलने का पता चलता है, लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का कुछ साक्ष्य यूरोपीय स्थल से भी मिलता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में मानव कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास दोलनी वेस्तोनाइस चेक गणराज्य के मानचित्र 2 में देखिए, को सोच समझ करके शिकार के लिए चुना था। और रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और बसंत मौसम में संभवतः उस नदी को पार कर जाते थे और तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। और इन स्थलों का चुनाव इस बात का प्रतीक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीकों के बारे में भी जानते थे। तो सारी कला से वे लगभग और मौसमी दृष्टिकोण से वे परिचित हो चुके थे कि कब किन किन जानवरों का शिकार करना है, किस मौसम में किस जानवर को मारना है, किस मौसम में किस तरह के फल को खाना है। ये बिल्कुल ही सब अब परिचित होने लगे थे और सब में स्त्री और पुरुष की अलग अलग भूमिकाएं शुरू हो गई थी। तो आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण और पोषण करते हैं। इनमें स्त्री और पुरुष अलग अलग अपना काम करते हैं। प्रारंभिक मानव पेड़ से गुफाओं और खुले स्थलों पर आवास। तो आवास के संदर्भ में उनका रहने का जो निवास स्थान था वह क्या था, ये भी आपको पता चल गया कि वे खुले आसमान ही उनके छत थे, जहां पर मौसमी परिघटनाएं घटित होती थी। और इन मौसम परिघटनाएं को उनको झेलना पड़ता था। मसलन गर्मी के दिनों में लू को झेलना पड़ता होगा, पीने के पानी का स्रोत कहीं सूख जाता होगा तो इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का संघर्ष उठाना पड़ता होगा। उसके बाद बरसात के मौसम का, लगातार बारिश हो 4 दिन 5 दिन सप्ताह दिन तक, और आपके पास बचने के लिए क्या है, पेड़ पौधों के नीचे बचना है। अभी आपने झोपड़ी बनाना नहीं सीखा है, अभी आपने घर निर्माण करना नहीं सीखा है, अभी आप बिल्कुल ही प्रकृति के द्वारा बने हुए पहाड़ों की गुफाओं में
आप शरण ले लेते हैं, आप हिंसक जानवरों के बीच शरण ले लेते हैं। यही इनका एकमात्र आवास था। लेकिन कालांतर में इन्होंने एक झोपड़ी नुमा आवास को बनाना शुरू किया। आज की तरह की वो झोपड़ी नुमा आवास नहीं होते थे। चारों तरफ लकड़ी के खूंटे गाड़ देते होंगे या गोल आकार में गाड़ते होंगे, फिर ऊपर से कुछ पत्थर डाल दिया, फिर वहीं रह गया। हमारे आर्कियोलॉजिस्टों का यह सुझाव है कि पूर्व में होमिनिड भी होमो हैबिलिस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं खा लेते थे। जहाँ जाते थे, जहाँ शिकार करते थे, वहाँ पर खा लिया, फिर अवशेषों को छोड़ दिया और अलग अलग स्थानों पर सोते थे। लेकिन ये लोग ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। तो यहाँ कई प्रश्न उठते हैं, जैसे यहाँ उत्खनन स्थलों पर हड्डियाँ कैसे पहुँची होंगी, यहाँ पत्थर कैसे पहुँचे होंगे, क्या हड्डियाँ अक्षुण्ण रही होगी? ये सब सवाल है। इसके साइज 40 यानी 4 लाख वर्ष से पहले, ठीक, करोड़ वर्ष, 4 लाख वर्ष पहले और 1,25,000 वर्ष पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया था। और इसके साथ यूरोप के अनेक पुरास्थलों से मिलते हैं। दक्षिणी फ्रांस में स्थित एक लेजरेट की गुफा की दीवार को दिखाया गया है, जो 12.12 इंटू 4 मीटर के आकार में एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इनके अंदर 2 चूल्हे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोत हैं, जैसे फल है, वनस्पति बीज है, काष्ठ फल है, पक्षियों के अंडे हैं, ठीक है, मीठे जल की मछलियां हैं, ट्राउट, पर्च और कॉर्प के सैच मिले हैं। साथ ही एक और पूरा स्थल है और दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा। यहाँ से हमें घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ और मौसम के अनुसार से वो वे अपना झोपड़ियों को बनाते थे। टेरा अमाटा में निर्मित एक झोपड़ी का चित्र है ये, ठीक है, देख लीजिए इसके आसपास किस तरह का है, किस तरह से ये झोपड़ी बनाया गया है। केन्या में चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में अस्वाट क्रॉन्स में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। क्या चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये एक सुनियोजित और सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते। दूसरी ओर चूल्हे, आग को नियंत्रित करने के प्रयोग, ये द्योतक हैं और इसके कई फायदे हैं। अगर आपने आग को जलाना सीख लिया और आग के करीब आप पहुंच गए, तो धीरे धीरे कितनी सारी चीज़ें आग पर या आग से हम लोग काम निकालते हैं, ये आज तक चली आ रही है। तो नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता था। नियंत्रित आग कहने का मतलब है कि आग हमने जला लिया और जलाने के बाद कैसे उसको जला करके ही रखना है, ठीक है, या फिर कैसे जलाना है। मान लीजिए मेरी गुफा में ठंडी लग रही है, तो मैं गुफाओं के अंदर किस तरह से आग जला के रखूंगा ताकि मुझे गर्मी मिलेगा। साथ ही साथ खाना पकाने में भी ये काफ़ी मददगार हो गया और लाइट भी आ रहा है। प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण, तो सबसे पहले यह याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। स्पष्ट है? यानी पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते थे जो उन्हें भोजन प्राप्त करने और अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ वे सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होते थे। लाजमी है। जैसे इसी क्रम में कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वह स्वयं बनाते हैं। ये देखिए कुछ आरंभिक औजार, ये औजार है जो ओल्डुबाई में मिले हैं,
तो बगल में दिखाया गया एक औजार गणासा की तरह है, जिसको गणासा ही कहा गया है, जिसके सल्कों को निकाल कर धारदार बना दिया गया है। नीचे दिखाया गया कि औजार एक हैंडेक्स है, हस्त कुठार है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये औजार किस काम में आते होंगे? हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो बानरों में नहीं पाई जाती। जैसा कि हमने पृष्ठ 11 पर देखा है कि कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण, मतलब हमारी बॉडी का एक बायोफिजिकल जो अवस्था है, जो लचीलापन है, उसके कारण औजारों को पकड़ने और निर्माण करने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। और ऐसा तभी हम कर पाते हैं, ठीक है। जैसे हाथ का कुशलतापूर्वक जो संभव हुआ, इसी के कारण संभव हुआ। और शायद इस कार्य में मनुष्यों के जीवन में औजारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते और उनका प्रयोग करते हैं, उसमें सबसे अधिक स्मरण शक्ति, मतलब अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना, और जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। और बानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहता है। पत्थर के औजार बनाने और उनके इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य, याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। इसको आप याद रखेंगे। अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते कि यह काम पुरुषों और स्त्रियों द्वारा, या फिर हो सकता है कि दोनों ने मिल करके औजार को बनाया होगा। लेकिन यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री और पुरुष दोनों ही होते थे। यह संभव है कि दोनों ही बनाते होंगे, बट हम ये कन्फर्म नहीं कर पाएंगे। ये पुरातात्विक स्रोत है, हम 100% निश्चित या गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं। एक रिसर्च है तो रिसर्च में ही पढ़ना पड़ेगा। और संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती थी। ये ऐसा रहा होगा। एक भाला प्रक्षेपक यंत्र, देखिए इसके हत्थे पर की गई नक्काशी को देखिए कि ये भाला किस तरह से बनाया गया है, और इसके प्रयोग से शिकारी अधिक लंबी दूरी तक भाला फेंकने से वो सफल हो गया। तो क्या आप इस औजार का कोई और लाभकारी उपयोग बता सकते हैं? तो लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ, और इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों और तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे, और मांस को साफ किया जाने लगा। उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेंकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था, और इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। तो इसमें कुछ और भी परिवर्तन आए हैं, जैसे समुर्दार जानवरों को पकड़ना, उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग करना, सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना, और सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। ये आपको याद रखने हैं। छेनी या रुखनी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने की तकनीकें भी शुरू हो गई, और इन नुकीली ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कुरेदना अब संभव हो गया। देखिए पंच ब्लेड के टेक्निक्स कैसे हैं, ये बिल्कुल ही औजार है। नंबर क में देखिए कि एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है, हटा गया। ख में देखिए कि इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है, जिसे प्रहार मंच यानी घन कहा जाता है। और ग में फिर देखिए क्या करता है, फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़ों की सहायता से प्रहार किया जाता है। तो इससे धारदार पट्टी बन जाती है, जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और एक तरह से छेनियां बन जाती हैं।
अब रही बात कि संप्रेषण और संचार का माध्यम कैसा रहा होगा, तो लाजमी है कि पहले पहले दौर में शिकारी मनुष्य आज की तरह, आज के सभ्यता की तरह, आज के संस्कृति सभ्यता की तरह बोलना तो नहीं सीखे होंगे। निश्चित रूप से उनकी कला और संप्रेषण का माध्यम कोई एक ऐसी सांकेतिक ध्वनि के रूप में रहा होगा, ठीक है, जिसके मार्फत वे आपस में इकट्ठा भी हो जाते होंगे, या फिर जब उनको एक संघर्ष की घड़ी आती होगी, जब या सुरक्षा की घड़ी आती होगी, तब वे अपने लोगों को बुला लाते होंगे। तो इसका मतलब है आज भी आप इसका प्रैक्टिकल प्रयोग बंदरों पर देख लीजिए, आप यूं ही देख लीजिए, पंछियों पर देख लीजिए। कौवा को, एक कौवा का अगर घोंसला आपने टच करने गया तो बाकी कौवे को वही कौवा चिल्ला चिल्ला करके 50 और 100 की झुंड में सारे कौवे आ जाएंगे, लेकिन कौवा तो कौवा ही रह गया, पक्षी तो पक्षी ही रह गया, और होमो सैपियंस आगे बढ़ गया। बांदर तो बांदर ही रह गया, यानी बंदर तो बंदर ही रह गया। तो धीरे धीरे मनुष्य ने एक लंबी अवस्था को पार करते हुए और बोलना सीख गया, और इस तरह से आप देखेंगे कि भाषा का विकास जो होता है संभवतः 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ होगा। तो मस्तिष्क में हुए परिवर्तन के अलावा स्वर तंत्र का भी विकास होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि स्वर तंत्र का विकास होने से अलग अलग भाषाओं का विकास भी हो रहा होगा, ठीक है। प्लस वे अब अधिक स्पष्ट तरीके से भाषा को समझने में कामयाब हो गए होंगे। तो इस प्रक्रिया का जो विकास हुआ है वो 2 लाख वर्ष पहले हुआ था, और इसका खास तौर पर जो संबंध रहा वह आधुनिक मानव से रहा है। एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 और 35,000 साल पहले विकसित हुई। इसका मतलब है कि जो हम लोग उच्चारण करते हैं भाषा, उसका विकास कला के साथ एक घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम रहे हैं। आपने नहीं पढ़ा होगा, आप देखिए कि किस तरह गुफा में, ये गुफा अल्टामिरा के गुफा का चित्र है और ये स्पेन में स्थित है, और इसकी छत पर बनी चित्रकारियों को मार्सोलोनी सैंज डी सौतुवाला का ध्यान उसकी बेटी मारिया ने दिलाया था। और ये मार्सोलोनी दरअसल एक स्थानीय भूस्वामी थे और साथ ही साथ एक आर्कियोलॉजिस्ट भी था जो शौकीन से था। उन्होंने इसकी खोज किया। फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स और शोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई है, तो जो लगभग 30,000 से लेकर 12,000 साल वर्ष पहले के बीच में कभी बनाई गई है। और इस चित्रकारी में क्या क्या है, तो गौरों हैं, घोड़ों का चित्र बनाया गया है, साकिन का, हिरनों का, मैमथों का यानी विशालकाय जानवरों जैसे गैंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्घों और उल्लुओं के चित्र शामिल हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। तो इसमें उदाहरण स्वरूप देखिए कि इन गुफाओं के कुछ हिस्से में चित्र क्यों है जबकि अन्य हिस्सों में क्यों नहीं है, तो कुछ खास जानवरों को ही चिन्हित क्यों किया गया, अब दूसरे जानवरों को क्यों नहीं, तो पुरुषों को अकेले अलग अलग और समूहों में भी चित्रित किया गया है, जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही क्यों, तो केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं। तो क्यों जानवरों के समूहों को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज अच्छी तरह पहुंचती थी? इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए, इनका जवाब दिया गया, ठीक है। और उनमें से एक यह है क्योंकि जीवन में शिकार करना एक अहम हिस्सा था और इसीलिए जानवरों की चित्रकारियां धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। तो शायद चित्रकारी इसलिए किया जाता था, ठीक है, कि एक ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले। लेकिन दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया गया कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल होती होंगी जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते होंगे,
या इकट्ठे होकर वे बिल्कुल अपना सामूहिक सभी लोग मिल करके आपस में कोई ऐसा काम करते होंगे जो हो सकता है कि वहाँ ये समूह मिलकर शिकार करने की योजना बनाते होंगे अथवा शिकार के तरीकों पर सोचते होंगे, तो एक टेक्निक पर ही विचार करते होंगे। और हुआ यूं कि ये चित्रकारियाँ आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई थी और आज हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आदिकालीन समाजों के बारे में भी आपने जो विवरण ऊपर में पढ़ा, ठीक है, वह बिल्कुल ही साक्ष्य पर आधारित है। वह कैसे साक्ष्य पर आधारित है? तो पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है। आप यहाँ कभी भी साहित्यिक साक्ष्य के बारे में नहीं कहेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री साहित्यिक साक्ष्य पर डिपेंड नहीं है। प्रारंभिक चरण में, प्रारंभिक अवस्था में वो फुली बेस्ड है पुरातात्विक स्रोत पर। तो इसका मतलब है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है। अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। तो अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसेन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में लिखा है, वर्णन दिया है कि सर्वप्रथम जब हम उस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके आसपास जाते तो ये भागकर कहीं छिप जाते थे। हमें उनके गांव मिले, लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झोपड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया और इसमें कोई झगड़ा खून खराबा नहीं हुआ। विषय 8 और 10 में शिकारी संग्राहक के साथ हुए मुकाबले के बारे में और अधिक जानकारी आप प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार अफ्रीका में ही एक और शिकारी संग्राहक का नाम है हादजा जनसमूह। ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि अफ्रीका में शिकारी संग्राहक समाज को किस नाम से जाना गया, या हो सकता है कि हादजा जनसमूह इसका डायरेक्ट आपको नाम ही दे दे, और ये कौन है तो ये भी पूछ सकता है। तो इसी तरह से देखिए, एक हादजा जनसमूह भी दरअसल ये लोग भी बड़ी संख्या में जानवरों का शिकार करते थे, प्लस रखते थे। और उनका मांस खाते थे। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना, ठीक है, नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना दुनिया के किसी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं। इनके साथ साथ ये लोग कंदमूल, बेर, बायोबाब पेड़ के फल इत्यादि भी अपने भोजन के स्रोत के रूप में जुटाते थे और खाते होंगे। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं को पढ़ाया जाता है। शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर, तो जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा अध्ययन किया गया, ठीक है, और उसके मार्फत शिकारी संग्राहक समाज के बारे में जाना, तो हमारे सामने एक प्रश्न आया कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग हमारे सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्माण करने में सहयोग लिया जा सकता है? बताइए। तो इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विचार जो है वो विरोधी विचारधारा में चल रही है। एक और विद्वानों का एक ऐसा समूह है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त उनके आंकड़े, उनके तथ्य का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने में उपयोग कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि आज से 20 लाख साल पहले की होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित है, संभवतः
आदिकालीन मानवों के शिकार या शिविर या निवास स्थान थे, जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। और ऐसी ही पद्धति वर्तमान हादजा और कुंगसेन समाजों में भी पाई जाती है। तो एक कोरिलेशन के माध्यम से समानता को स्थापित करने का प्रयास किया है, जबकि कुछ ऐसे विद्वान हैं जो यह महसूस करते हैं कि संजाति वृत्त संबंधित तथ्य और जो आंकड़े हैं, मतलब एक तरह से वो जातीयता का समीकरण, रेस का समीकरण स्थापित करते हैं। आप इस तौर पर समझिए, जाति नहीं थी बट एक स्पेसीज, खास वर्ग, ठीक है, और उसके क्रियाकलाप जो उसके रहन सहन के आधार पर था, परिवेश के आधार पर था, तो इसके आधार पर उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ बहुत सारे आर्थिक कार्यकलाप में लगे रहते हैं और जंगलों में पाई जाने वाली छोटी मोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करते हैं। साथ ही साथ पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करते हैं। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी सभी दृष्टियों से हाशिए पर हैं। तो वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह आरंभिक मानव की अवस्था में बहुत भिन्न है। तो एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में बहुत भिन्नता है, ठीक है, और इन भिन्नता के कारण बहुत सारे छोटे बड़े संघर्ष और अंतर पाए जाते रहते हैं। उपसंहार है यही, लास्ट में कंक्लूजन है कि लाखों सालों तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहे। फिर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व यानी वर्ष पहले तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण कार्य उनके जीवन पद्धति का अंग बन गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोर कर खाने की बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजा कर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया? लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई और इसी के परिणाम स्वरूप जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए एक उपयुक्त वातावरण और उपयुक्त मौसम मिल गया। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सूअरों और गधों जैसे जानवरों की भी बड़ी संख्या में वृद्धि हो गई। अब इससे यह स्पष्ट होता है, ये संकेत देता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को पसंद करने लगे जहां इन जंगली घास फूस और जानवर की बहुत अधिक मात्रा में उपलब्धता थी, यानी मिलते थे। क्योंकि इन सारे जानवरों का उनके साथ एक ऐसा रिश्ता जुड़ने वाला है या जुड़ रहा था, ठीक है, जिससे उनकी आजीविका उसके ऊपर निर्भरता के तौर पर बढ़ती जा रही थी। अब पहले से काफी बड़ी जनसमुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग अस्थायी रूप से बसने लगे और चूंकि कुछ इलाकों की अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, इसलिए वहां भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने के लिए और जानवरों को पालने की प्रक्रिया शुरू की गई। बात समझ में आ रही है? तो इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव और कुछ खास किस्मों के पौधों जैसे गेहूं, जौ, चावल और मोठ, बाजरा आदि और जानवरों में भेड़, बकरी, मवेशी, गधा, सूअर, कुत्ते आदि की जानकारी और उस पर मनुष्य की निर्भरता अनेक कारणों से बढ़ती चली गई और इन्हीं कारणों ने बिल्कुल एक ऐसे परिवर्तन को ला दिया जो समय के साथ उनकी भूमिका बदलती गई। एक ऐसा क्षेत्र जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ,
यह फर्टाइल क्रिसेंट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान के जाग्रोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। तो खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया और इस प्रकार गारे और कच्ची ईंटों और पत्थरों से अस्थायी घर बनाए जाने लगे। क्योंकि ये पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों में से कुछ हैं। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए। तो जैसे जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाना भी शुरुआत हो गई जिनमें वह अपनी अनाज उपज को रख सके, अपनी खाना को पका सके, साथ ही साथ पत्थर के नए किस्म के औजारों का भी इस्तेमाल करने लगे। इतना ही नहीं, पत्थरों के नए किस्म के औजारों के साथ साथ लकड़ी के भी औजार बनाने सीख गए और धीरे धीरे लोग तांबा और रांगिया जैसी धातुओं से भी परिचित हो गए। तो मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। तो लगभग 5000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के एक समूह के साथ शहरों में रहने लगे। यानी जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है तो वहीं से हमारी एक छोटी कस्बा का विकास में होता है, फिर हाट विकास में आता है और धीरे धीरे बाजार का रूप लेता है और बाजार के तरफ फिर शहर का रूप लेने लगता है। काल रेखा 1 है, इसमें आप याद कर लेंगे कि नर बानर प्राइमेट बंदर के ये जो एशिया और अफ्रीका में किस तरह उत्पत्ति हुई कितने साल पहले, इसको आप याद कर लेंगे। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंस है वो सबको याद कर लेंगे। मसलन होमिनिड, होमोनॉइड, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, पत्थर के सबसे पहले औजार कब बनाए गए, तो 26 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 25 लाख वर्ष पूर्व तक बनाया गया। आप होमो के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा है, इसको भी देख लेंगे। होमो हैबिलिस का आगमन कब हुआ, होमो इरेक्टस का कब हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कब विलुप्त हो गया, ठीक है। इसी तरह से होमो सैपियंस जो है, आद्य होमो सैपियंस के बारे में जान लेंगे और आधुनिक होमो सैपियंस की तिथि के बारे में याद कर लेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। साथ ही साथ काल रेखा 2 में भी आप देख लेंगे कि मनुष्य जो आज मरने के बाद दफनाने की प्रक्रिया को आप करते हैं, ठीक है, ये दफनाने की प्रक्रिया की शुरुआत आज से 3 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो इसमें जितना सारा डाटा है आप याद कर लेंगे। हालांकि मैंने इस एक और ऑब्जेक्टिव्स तैयार करके रखा है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा और सभी स्टूडेंट्स को मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि मैं एक चैप्टर में 3 या 4 क्लास ले रहा हूं और बारीकी से आप लोग इस चैप्टर को पढ़ करके समझें और अपने दिल में आत्मसात करें, अपने लोगों को भी इससे अवगत कराएं। क्योंकि पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नंबर ही पाना है, हमें अपने बारे में जानना सीखना चाहिए और ज्ञान का किस तरह उपयोग करें इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। तो आप ज्ञान को लीजिए भी और बांटिए भी और अपने एग्जाम्स में नंबर्स भी लाइए।